गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या आप लोग मुझे अभी सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो आप अपना थंब वाला आइकन प्रेस करिएगा। मैंने एक चैट बॉक्स के अंदर हेलो एवरीवन करके मैसेज टाइप किया हुआ है। आप सबका जो ऑडियो है वो मैंने म्यूट करके रखा हुआ है ताकि हम जब प्रेजेंटेशन करें तब कोई बीच में डिस्टर्बेंसेस ना हो। क्या आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? आपको प्रेजेंटेशन के दरमियान कभी भी कोई भी सवाल हो तो आप चैट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है? आफ्टर 15-20 मिनट्स मैं चैट बॉक्स को ओपन करके उनमें जो भी सवाल होंगे यूपीएससी या जीपीएससी को रिलेटेड वो आंसर करूंगा। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये जो सेशन है वो इंट्रोडक्टरी सेशन है। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी जिसमें लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इस सेशन से सबसे मुख्य चीज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि भाई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होती क्या है, यूपीएससी जीपीएससी जिसकी हम बार बार बात करते हैं वो क्या है, और इसको हम लोग कैसे अप्रोच करें और कैसे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे उसके बारे में हम बात करेंगे। मोस्टली सब लोग आ चुके हैं तो अब हम टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। उसके पहले मैं थोड़ा बहुत अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मेरा नाम अमित रूदलाल है। मैंने 2013 में एनआईटी सूरत से बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पूरा किया था। मैं जीपीएससी की एग्जाम ऑलरेडी दे चुका हूं और क्लियर कर चुका हूं, जहां पर मुझे तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट दी गई थी। उसके अलावा यूपीएससी की जो एग्जाम है उसमें मैं 2 दफा इंटरव्यू तक पहुंच चुका हूं। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था ब्रीफ के अंदर। अब हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यूपीएससी के बारे में बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको जीपीएससी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला सवाल जो आपके मन में होगा वो ये है कि भाई सिविल सर्विसेज क्यों करनी चाहिए। तो इसके बहुत सारे अलग अलग रीजंस हमारे पास मौजूद है। जैसे सबसे पहली बात कि भाई सर्विस टू द नेशन। हमारे देश में अगर हमें कोई योगदान देना है, कोई कंट्रीब्यूशन देना है, तो वो सबसे इजी वे में हो सकता है थ्रू सिविल सर्विसेज। दूसरा कि हमारे पास मान लीजिए कुछ आइडियाज हैं जिन्हें हमें इंप्लीमेंट करवाने हैं। उन आइडियाज को इंप्लीमेंट करवाने के लिए जो अथॉरिटी, जो सत्ता हमें मिलती है वो हमें मिल सकती है सिविल सर्विसेज के द्वारा। तीसरी चीज है कि सोसाइटी में स्टेटस, रुतबा जो हम बोलते हैं वो भी सिविल सर्विसेज से हमें हासिल हो सकता है। अब बात होगी कि रुतबा कैसे, तो ऐसा है कि सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है ये वन ऑफ द टफेस्ट या यूं कह लीजिए टफेस्ट एग्जाम पूरे देश में मानी जाती है। और जो भी इसको क्लियर करता है, जो कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो इसको क्लियर कर पाते हैं, उन सब लोगों को सोसाइटी एक इज्जत देती है, एक रिस्पेक्ट की नजर से देखती है। इसके अलावा एक बार अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपकी जॉब सिक्योरिटी भी आपके पास रहेगी। क्योंकि ऐसा है कि अगर यूपीएससी की हम बात करें तो अगर आप आईएएस आईपीएस वगैरह की पोस्ट के लिए चुने जाते हो तो आपकी नियुक्ति, आपका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, ये बात ध्यान रखेगा। और प्रेसिडेंट से नीचे ऐसी कोई सत्ता नहीं जो आपको एक बार इस जॉब में आने के बाद निकाल सके। इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई सिविल सर्विसेज एक परमानेंट जॉब के समान है। और हम आगे बात करेंगे जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन में ऐसा है कि भाई इतने अलग अलग प्राइवेट सेक्टर्स की जॉब करते हैं, बट उसके अंदर कहीं ना कहीं आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स हमें लगने लगता है कि कुछ ऐसा
कंट्रीब्यूशन है जो हमें करना चाहिए समाज के प्रति, जो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कैसे करें? तो सिविल सर्विसेज आपको 10 साल 15 साल के बाद भी वो फीलिंग देगा कि हम इस समाज को कुछ दे रहे हैं। तो ये कुछ रीजंस हो जाते हैं हमारे कि भाई सिविल सर्विसेज क्यों करना चाहिए। अब हम कुछ पोस्ट देख पा रहे हैं यहां पर, और कुछ मानीते जो हम बोल सकते हैं वैसे व्यक्तियों का नाम देख पा रहे हैं। ऐसा है कि जो ऑलरेडी इसका प्रेपरेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं सिविल सर्विसेज का, उनको इनमें से काफी सारे नाम के बारे में पता होगा, जानकारी होगी। और जो एकदम नए नए हैं, जिनको जस्ट अभी शुरुआत करने की अपॉर्चुनिटी मिली है, उनको शायद एक दो नाम जो कि सूरत से रिलेटेड है उनकी जानकारी हो पाएगी। आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने कुछ नाम हाईलाइट किए हुए हैं ताकि आपको पता चले कि भाई सिविल सर्विसेज से हम किस ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। एक और चीज, इस सेशन के अंदर काफी सारी जानकारी रहेगी, तो आप लोग अगर पेपर और पेन पे कुछ भी नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा साथ ही साथ। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि राजीव गौबा जी का मैंने नाम लिखा है, उसके सामने मैंने लिखा है कैबिनेट सेक्रेटरी। ध्यान रखिएगा, आईएएस माने कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की देश में सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन होती है कैबिनेट सेक्रेटरी की। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप भले कोई भी पोस्ट से शुरुआत कर रहे हो, लेकिन आप अंत में कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट तक जा सकते हैं। तकरीबन यूं समझिए कि 25 टू 30 इयर्स आप अगर सर्विस करते हैं एज एन आईएएस, तो आप इस पोस्ट के ऊपर पहुंच सकते हैं। सेम वे दूसरा नाम जो मैंने लिखा है श्री हर्षवर्धन श्रृंगला जी का, वो हमारे विदेश सचिव है, फॉरेन सेक्रेटरी। वो इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए चुने गए थे। आईएफएस करके जो सर्विस आती है, इंडियन फॉरेन सर्विस। आप जानते होंगे कि मोदी जी काफी सारे देश विजिट करते हैं, तो वो जो भी देश को विजिट करते हैं, उन देश में उनके साथ एक सचिव रहते हैं, विदेश सचिव, जिनको हम बोलते हैं फॉरेन सेक्रेटरी। ये उस लेवल की पॉलिसीज बनाते हैं कि भाई अपने देश के दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध रहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नीचे, एक और नाम लिखा हुआ है श्री अनिल मुकिम जी का, जो कि हमारे हाल के चीफ सेक्रेटरी हैं गुजरात के। गुजरात के अंदर अगर आप सर्विसेज के लिए चुने जाते हैं और उसमें आप टॉप मोस्ट पोजीशन की अगर बात करते हैं, तो चीफ सेक्रेटरी जो है वो टॉप मोस्ट पोजीशन मानी जाती है। इसके बाद आप देख सकते हैं श्री शिवानंद झा जी को। ऐसा है कि पुलिस का जो मुखिया होता है, जो हेड होता है, पुलिस का जो मुखिया होता है, वो होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फोन करना आंटी को, अपने फोन से कर ले। आप उसे हैं? बंद करिए। अपने तो लगा दिया तो मैंने तो अभी मना करा, कौन बताइए। रोहित सिंह, आप अपना वॉल्यूम म्यूट कर सकते हैं। अभी तो धरे का दुकान धरे आप धरे रात बताओ। हेलो, मेरा तस्वीर ना क्या मार के ऐसे हमने तो पानी लगाया। इधर पापा जल्दी ना करो कि पापा न करे और हम लाइट चालू। मोबाइल है, डब्बा है तो देख देख दबा रहा 70 लिख के 74 321। आंटी इसका आंटी मम्मी वाले फोन पे। आप कृपया कुछ भी चीज ना छेड़िए, आप सबका वॉल्यूम बंद ही रखिएगा ताकि आप शांति से मुझे सुन पाए।
ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। तो हम वहां पर इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज की बात कर रहे थे, तो उसमें 3 जो नाम है वो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने सुने होंगे। जैसे डॉक्टर धवल पटेल जी का नाम आपने सुना होगा। ये हमारे अभी के कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। कोविड-19 की सिचुएशन में वो बार बार कुछ कुछ पॉलिसीज आपके सामने लाते हैं और उन पॉलिसीज को हम लोग इंप्लीमेंट करने का पूरा प्रयास करते हैं। उसके बाद हमारे अभी के म्युनिसिपल कमिश्नर सूरत के जो हैं, ही इज बंछानिधि पानी सर। और उसके बाद आप देख सकते हैं नाम पुलिस कमिश्नर हमारे आईपीएस अफसर आरबी ब्रह्मभट्ट साहब का। तो ये कुछ लोग हैं जो अलग अलग स्तर पर, भारत के स्तर पर या स्टेट के स्तर पर या डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर काम कर रहे हैं और भारत के लिए, गुजरात के लिए और डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग पॉलिसीज बना रहे हैं। तो सिविल सर्विसेज क्यों करना चाहिए और आप कौन सी पोस्ट तक पहुंच सकते हैं, उसके बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये वेबसाइट है यूपीएससी की। और उधर आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे जो बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं राउंड टेबल के ऊपर पहली तस्वीर के अंदर, वो लोग हैं जिन्होंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया हुआ है। ये वो लोग हैं जो इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में दो चीज बता देता हूं मैं आपको। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग तरीके से एग्जाम्स लेता है ताकि गवर्नमेंट को वो सिविल सर्वेंट्स प्रोवाइड कर सके। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी एकमात्र संस्था है जो एग्जाम कंडक्ट करती है। जैसे हम स्टेट की अगर बात करेंगे तो जीपीएससी, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, एक संस्था है जो एग्जाम कंडक्ट करती है। यूपीएससी अलग अलग प्रकार की सर्विसेज के लिए एग्जाम कंडक्ट करती है। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, हम जिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करने की बात कर रहे हैं, तो वो जो एग्जाम आप अगर देते हैं तो आप ये 24 अलग अलग सर्विसेज के लिए चुने जा सकते हैं। ठीक है, इनमें से आपने कुछ कुछ सर्विसेज के बारे में सुना होगा, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस जो हम बोलते हैं, भारतीय वहीवटी सेवा, या दूसरा इंडियन फॉरेन सर्विस, या इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस जिसकी हम बात करते हैं। ये 3 क्या हम ज्यादा तौर पे सुनते हैं, लेकिन इसके अलावा भी 21 और अलग अलग सर्विसेज हैं जो इसी एग्जाम को देने से आप प्राप्त कर सकते हैं। एकमात्र एग्जाम है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो हम बोलते हैं। ठीक है, ये 24 सर्विसेज आपको यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन हमने शेयर किया था उस पे भी आप देख सकते हैं। तो हम जब एक एग्जाम ये देने वाले हैं तो आप 24 की 24 सर्विसेज के लिए चुने जा सकते हो। आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा कि आपको इनमें से कौन सी सर्विसेज चुननी है, तो हम इसके लिए तैयारी करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। लेवल ऑफ कंपटीशन। ये परीक्षा को टफेस्ट परीक्षा क्यों बोली गई है? क्योंकि ऐसा है कि यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की परीक्षा हर साल तकरीबन 10 लाख लोग तैयारी करके देने के लिए सोचते हैं। इतनी एप्लीकेशंस आती है, उसमें से तकरीबन 5 लाख लोग होते हैं, मतलब कि आधे 50% लोग जो वास्तव में एग्जाम के लिए बैठते हैं, जो अपीयर करते हैं। उसके बाद 3 स्टेजेस के अंदर हमारी परीक्षा पूर्ण होती है और आखिर में 796 जो वैकेंसीज है, 796, इतनी पोस्ट भरी जाती है। मतलब कि आप समझिए 10 लाख में से इतने लोग, माने 0.08% का आपका सक्सेस रेट है। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस भारत के अंदर मानी जाती है। अब हर साल कितनी वैकेंसी आएगी, ये सरकार जितने जितने लोगों की, जितने जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जरूरत होती है उसके हिसाब से देखती है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि ये परीक्षा टफ है और इसके लिए हमें उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप बोलेंगे कि टफ है तो कैसे हम कर पाएंगे, क्योंकि काफी लोगों को
ये बात बताई जाती है कि भाई इतनी टफ एग्जाम है कि भाई हमसे तो नहीं हो पाएगा। तो ऐसा है कि दुनिया में जो चीज टफ है, अगर उस चीज को आप हासिल करो तो आपके अंदर जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, आप जो चीज प्राप्त करते हो लाइफ में, वो बहुत ही ऊंचे दर्जे की रहेगी। ठीक है, इसीलिए हमें जी तोड़ तन तोड़ मेहनत करके इस परीक्षा के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि इस परीक्षा के बाद आप जिस मुकाम पर काम करोगे, आप तब हमें याद करोगे कि हाँ, अच्छा हुआ हमने इतनी अच्छे से प्रिपरेशन की, तब जाके हमने इसको क्लियर किया है। आगे बढ़ते हैं। इस परीक्षा के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब आप कब इस परीक्षा को दे सकते हो। तो इस परीक्षा को देने के लिए 21 साल की उम्र कम से कम होनी चाहिए। और दूसरी क्राइटेरिया है आपका ग्रेजुएशन पूरा हो चुका होना चाहिए, या आप ग्रेजुएशन के अंतिम साल की एग्जाम दे चुके होने चाहिए जब आप इसकी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए अपीयर करेंगे। बस ये दो ही मुख्य मापदंड है, क्राइटेरिया है, जिसके आधार पर आप ये सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको समझ आ रहा है? आप साथ ही साथ चीजें नोट करते जाइएगा। ठीक है, बस दो ही क्राइटेरिया है। अब एज और अटेम्प्ट का लिमिट क्या है? तो एज और अटेम्प्ट के अंदर ऐसा है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं तो 32 साल आप होते हैं आपके पूरे, उसके पहले तक आप ये एग्जाम दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य 21 साल से लेकर 32 साल के बीच एक जनरल का कैंडिडेट ये परीक्षा को दे सकता है। जनरल के कैंडिडेट के पास 6 अटेम्प्ट प्राप्त है। वैसे ही आप नीचे अगर आप देखिए तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आर्थिक तौर पे पिछड़े हुए हैं, जिनकी फैमिली की इनकम 8 लाख से नीचे है, उनके लिए भी सेम ही क्राइटेरिया है जनरल कैटेगरी की तरह। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में पढ़ते हैं तो 35 साल की एज तक आप ये एग्जाम दे सकते हैं और 9 बार आप इस परीक्षा का अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जाति या जनजाति के विद्यार्थी हैं तो आप 37 साल तक ये एग्जाम दे सकते हैं, और उसमें कोई भी अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। मतलब आपको जब जब जितने अटेम्प्ट देने हैं 37 ईयर्स तक आप दे सकते हैं, जब तक आप क्वालिफाई नहीं करते हैं। एक चीज मैं समझा दूं आपको अटेम्प्ट लिमिट के बारे में। यूपीएससी की परीक्षा में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो ये अटेम्प्ट नहीं गिना जाता। अटेम्प्ट तब ही गिना जाएगा जब आप प्रीलिम्स के लिए अपीयर होते हैं, माने कि प्रीलिम्स की परीक्षा देने के लिए आप उपस्थित होते हो, तभी वो आपका अटेम्प्ट गिना जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम लोग जनरली रेकमेंड करते हैं कि अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ चुका है और आप तैयार है तो आप कम से कम फॉर्म तो जरूर भरिएगा, क्योंकि फॉर्म भरने से आपका अटेम्प्ट नहीं गिना जाएगा। हाँ, जब आप प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए बैठेंगे, जब आप पेपर देने के लिए जाएंगे, तब आपका अटेम्प्ट गिना जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर कब है, आप इसकी शुरुआत कब करें? तो जैसे ही आपका 12th खत्म हो चुका है, आपने परीक्षा पास कर दी है, तो दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। कुछ लोग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ऑफ कॉलेज में भी इसकी तैयारी करते हैं, तो उसमें भी कोई डरने की बात नहीं है, आप कर सकते हैं। बट 12th के बाद हम इसलिए रेकमेंड करते हैं क्योंकि आपको 3 से 4 साल का ग्रेजुएशन के साथ का समय मिल जाता है कि जब आप अच्छे से इस एग्जाम का बेस बना सकते हैं, और जैसे ही आपका ग्रेजुएशन पूरा हो आप इस परीक्षा को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस एग्जाम के अंदर 3 अलग अलग स्टेजेस हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट। ऐसा है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए सूरत एज ऑफ नाउ सेंटर नहीं है। आपको नजदीकी सेंटर की अगर बात करें तो अहमदाबाद या राजकोट या बॉम्बे जाना रहेगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देने के लिए। सूरत इसके लिए फिलहाल सेंटर नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले सालों में
सूरत को भी परीक्षा का सेंटर बनाया जाए, क्योंकि काफी लोग सूरत से भी अब एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं। उसके बाद मेन की एग्जामिनेशन रहती है, तो मेंस की एग्जामिनेशन के सेंटर्स और भी कम है। जैसे गुजरात में अपना इकलौता सेंटर रहता है अहमदाबाद। अहमदाबाद के अंदर जो हमारी एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, वहां पर जाकर आप मेंस की एग्जाम लिख सकते हैं। मेंस की एग्जाम एक वीक के अंदर आपको देनी रहती है, और एक वीक में लगभग आपको 5 से 6 दिन हर रोज 2 पेपर्स देने रहेंगे। उस पर मैं अभी आगे आऊंगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि आप राइटिंग प्रैक्टिस अभी से चालू कर दीजिएगा। जो भी मटेरियल आप पढ़ते हैं उसकी आप राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करिए, क्योंकि मेंस में राइटिंग प्रैक्टिस काफी महत्वपूर्ण है। और लास्ट स्टेज पे आपका आएगा, अगर आप मेंस की परीक्षा क्लियर करते हो, तो वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू आप दिल्ली में दोगे। ये ध्यान रहे, इंटरव्यू का एकमात्र स्थान है यूपीएससी का जो कि है दिल्ली। अब प्रिलिमिनरी परीक्षा के लिए हम थोड़ी जानकारी ले लें। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर 2 पेपर रहते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 2। दोनों पेपर 200-200 मार्क्स के रहेंगे। पहला पेपर जो रहता है उसमें जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स, ये 9 विषयों में से प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे इस एग्जाम के अंदर, और हर क्वेश्चन का 2 मार्क रहेगा। एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव है। आपको ओएमआर शीट दी जाएगी, उसके अंदर आपको बबल्स करने रहेंगे, काला सर्कल भरना रहेगा। और दूसरा पेपर आप जो देख सकते हैं, दैट इज रिलेटेड टू मैथ्स और कॉम्प्रीहेंशन। मैथ्स और कॉम्प्रीहेंशन में 80 क्वेश्चंस रहते हैं, और हर क्वेश्चन 2.5 मार्क का रहता है। मैथ्स का बेसिक ही पूछा जाता है। कुछ लोगों को मैथ्स में टेंशन होता है कि भाई कैसे करेंगे, तो ऐसा है कि 10वीं कक्षा तक का बेसिक मैथमेटिक्स ही पूछा जाता है। और कॉम्प्रीहेंशन में ऐसा रहता है कि आपको कुछ पैसेज दिए जाएंगे, ओके, जो हम गुजराती में बोलते हैं भाई अपने फकरो आपवामां आवे, उन पैसेजेस को देखकर, पढ़कर आप लोगों को उसमें से जो सही जवाब है उसको हाईलाइट करना रहेगा। तो ऐसे 2 पेपर रहेंगे। अब ये 2 पेपर में 2-2 घंटे का वक्त दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, और परीक्षा एक ही दिन में होती है। ठीक है, संडे को ही परीक्षा ली जाती है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, और संडे ऐसा टाइम टेबल रहता है कि सुबह 9 से 11 का जो समय रहता है उसमें आप जनरल स्टडीज का पेपर 1 देंगे, और 2 से 4 के दौरान आप जनरल स्टडीज 2 का पेपर देंगे। ये टाइम चेंज हो सकता है, जो भी नोटिफिकेशन आता है उस हिसाब से, बट एक ही दिन में ये दोनों परीक्षाएं आपको देनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। प्रिलिमिनरी परीक्षा की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे इसके अंदर जो पेपर 2 की हमने बात की, मैथ्स कॉम्प्रीहेंशन वाला, ये केवल क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग पेपर का मतलब ऐसा है कि इसमें आपको सिर्फ 33%, माने कि 200 में से सिर्फ 66 मार्क लाने हैं, ताकि आप क्वालिफाई हो पाए इस पेपर के लिए। आप दोनों पेपर की परीक्षाएं देंगे, और जैसे ही आपका सेकेंड पेपर आप क्वालिफाई करेंगे, तो आप फर्स्ट पेपर जो आपने दिया है उसका चेकिंग कर पाएंगे। मतलब संस्था जो इसका चेकिंग करती है वो दोनों पेपर चेक करने से पहले सेकेंड पेपर को पहले चेक करेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कहने का तात्पर्य कि सेकेंड पेपर पे हमें इतने ही मार्क्स लाने हैं कि हम उसको क्वालिफाई कर पाए। सारा गेम जो है वो पहले पेपर का है। पहले 200 मार्क्स के पेपर में से आप जितने स्कोर करेंगे उसके हिसाब से आपका कट ऑफ रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन एमसीक्यू रहेगा जिसकी हमने बात की। लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश और हिंदी। जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इंग्लिश या हिंदी के अंदर रहेंगे। और किसी ने सवाल पूछा है कि भाई नेगेटिव मार्किंग रहेगा। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग रहेगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइन टू अ क्वेश्चन।
माने 2 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो 2 मार्क का 1/3 माने 0.66 मार्क हर गलत क्वेश्चन के साथ आपके नेगेटिव होंगे। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें उसको सोच समझ के आप अटेम्प्ट करिएगा। अब इसका कट ऑफ अभी तक जितनी बार एग्जाम ली गई है कितना रहता है, तो तकरीबन 95 से लेकर 115 के बीच में कट ऑफ रहता है 200 मार्क्स में से, जो पहला पेपर है। तो हमारा टारगेट रहना चाहिए 120 प्लस। 120 प्लस अगर आप स्कोर करते हैं तो आप किसी भी सूरत में प्रीलिम्स एग्जाम को पास करके नेक्स्ट राउंड जो कि है मेंस एग्जाम उसमें पहुंच पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। ये 120 प्लस हम लोग इसलिए बोलते हैं कि चाहे कोई भी मार्क ऊपर नीचे जाए, कट ऑफ कुछ भी जाए, 120 के ऊपर है तो आप सेफ हैं। आज तक 120 के ऊपर कट ऑफ नहीं गया है इस पेपर का, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको कोई भी डाउट हो अभी तक तो आप चैट के अंदर लिख सकते हैं। प्रीलिम्स का एग्जाम अगर आप क्लियर करते हो तो नेक्स्ट स्टेज आपका जाता है वो है मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम की हम बात करें तो मेंस एग्जाम के अंदर टोटल 9 पेपर रहते हैं और 9 पेपर में से पहले 2 पेपर जो हैं इंडियन लैंग्वेजेस के जो पेपर हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के पेपर्स रहेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। पेपर ए है इंडियन लैंग्वेज और पेपर बी है इंग्लिश। ठीक है, किसी ने चैट में क्वेश्चन पूछा है कि भाई नेगेटिव मार्किंग, अगर मान लीजिए हमें प्रीलिम्स के अंदर कोई क्वेश्चन का पता नहीं रहता है और हम उसको अगर टिक नहीं करते हैं तो क्या उसको नेगेटिव मार्किंग मिलेगा? तो जी नहीं। अगर आपको किसी चीज का उत्तर पता नहीं है और अगर फिर भी आप उसको छोड़ देते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा। ना उसका मार्क काउंट किया जाएगा, ना उसका नेगेटिव मार्किंग होगा। नेगेटिव मार्किंग तभी होगा जब आपने उसको टिक किया है और आपका आंसर गलत है। ओके, कमिंग बैक टू हमारी मेन एग्जामिनेशन। पहले 2 जो पेपर रहते हैं इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश, ये दोनों 300 मार्क के पेपर रहेंगे और 3 घंटे का इसका ड्यूरेशन रहेगा। और दोनों पेपर जो है वो क्वालिफाइंग नेचर के, माने 75 मार्क्स आपको लाने हैं 300 में से। इंडियन लैंग्वेज में आप कौन सी चुनेंगे? तो आप कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हैं 22 में से, जो कि शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, जैसे गुजराती ले ली, हिंदी ले ली। ओके, ऐसी कोई भी लैंग्वेज आप चुन सकते हैं। और दूसरा पेपर जो रहेगा दैट इज अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। ये 2 पेपर क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स नहीं गिने जाएंगे। मार्क्स इन 7 पेपर के गिने जाएंगे जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, जिसमें पहला पेपर रहेगा हमारा एसए का पेपर, दूसरा पेपर GS1 जिसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी, तीसरा पेपर जो हमारा रहेगा दैट इज पॉलिटी और इंटरनेशनल से रिलेटेड GS2, चौथा पेपर इकोनॉमी, साइंस, टेक और एनवायरमेंट से रिलेटेड रहेगा, पांचवा पेपर GS4 का जो है वो एथिक्स के रिलेटेड रहेगा। और एक और चीज जो है, हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आप अपनी पसंद से चूज कर सकते हैं, जिनके 2 पेपर आपको देने हैं। ये 7 पेपर मेन एग्जामिनेशन के अंदर मार्क्स काउंटिंग में इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का रहेगा। ठीक है, ये 7 पेपर और आगे वाले 2 क्वालिफाइंग पेपर, कुल मिलाकर 9 पेपर की एग्जाम आपको 1 हफ्ते के अंदर देनी रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेन एग्जामिनेशन के 7 पेपर्स की जो हमने बात की, हर एक पेपर 250 मार्क का और 3 घंटे का रहेगा। कट ऑफ का ऐसा है कि 1750 टोटल मार्क्स है, जिसमें से अगर आप 50% मार्क्स लेकर आते हो तो आप इंटरव्यू के स्टेज पर जा सकते हो। 7 के 7 पेपर आप करिएगा और उसमें 50% प्लस आप मार्क्स अगर लाते हो ऑन अ सेफ साइड तो आप इंटरव्यू के लिए चुने जा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात इन पेपरों की,
इसमें लिखा हुआ है कि भाई सारे क्वेश्चंस पेपर के अंदर इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में पूछे जाएंगे। ध्यान रखिए, लैंग्वेज क्वेश्चंस के लिए इंग्लिश और हिंदी रहेगी, लेकिन आप इसको कोई भी लैंग्वेज के अंदर आंसर कर सकते हो। ठीक है, 22 जो हमारी शेड्यूल लैंग्वेज है या इंग्लिश, कुल मिलाकर 23 लैंग्वेज में से कोई भी, अगर मान लीजिए आपको गुजराती में ये एग्जाम देना है तो आप इसका आंसर गुजराती में भी दे सकते हो। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आ रहा है समझ? जैसे वो 7 पेपर में आप मान लीजिए सारे पेपर्स का आंसर गुजराती में लिखना चाहे तो भी आप लिख सकते हो, या मान लीजिए आप मराठी भाषी हो और आपको मराठी में लिखना है तो आप उसमें भी लिख सकते हो। ठीक है, इसलिए कुछ लोग जो बोलते हैं कि भाई लैंग्वेज के कारण हम पीछे रह जाते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी मनचाही लैंग्वेज के अंदर उसके आंसर्स लिख सकते हो और दे सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट भाग जो है जिसको हम बोलते हैं ऑप्शनल। तो भाई ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा ले? एकदम सरल बात है भाई, ऑप्शनल सब्जेक्ट वो लीजिए जिसमें आप अच्छे हैं और जो आप पूरे दिन पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका बैकग्राउंड भी हो सकता है। मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग ना करके आपने आर्ट्स के स्टूडेंट है तो आप उसके सब्जेक्ट्स लीजिए। ठीक है, आप मान लीजिए इंजीनियरिंग करके भी आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट्स लेने हैं तो आप वो सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी कोई भी सब्जेक्ट जो आपको, जिसमें आपकी पकड़ है, वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें पाए जाते हैं? बिल्कुल, तो आप कौन से सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, तो ये इसका पूरा लिस्ट है, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। कुल मिलाकर 25 अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं और आप देख सकते हैं 23 अलग अलग भाषा को भी, उसके लिटरेचर को भी आप ऑप्शनल के तौर पर ले सकते हैं। ये चीज का आप नोट करिएगा। कुछ किसी ने पूछा है इकोनॉमिक्स क्या ऑप्शनल ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह भी आप ले सकते हैं। मैथमेटिक्स भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ठीक है, आप देख सकते हैं 25 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं। और लिटरेचर में भी, जैसे कुछ लोग मान लीजिए गुजराती लिटरेचर है तो गुजराती लिटरेचर को भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लैंग्वेज का पूरा बैरियर ही यूपीएससी ने हटा दिया है। आपके सिर्फ कंटेंट और आपके नॉलेज और एक्सपर्टीज के ऊपर पूरा गेम है। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। और आपका ग्रेजुएशन किसी भी विषय में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो रिगार्डलेस ऑफ योर ग्रेजुएशन। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि ऑप्शनल का जो पेपर रहता है वो ग्रेजुएशन से थोड़ा ऊपर के लेवल का पेपर रहेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट आप खुद चुन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बार अगर आपने ये 7 पेपर का कट ऑफ क्लियर कर दिया, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए दिल्ली जा सकते हैं। आपको कॉल आएगा बकायदा, और दिल्ली जाकर जब आप इंटरव्यू देते हैं, एक ही दिन में आपका इंटरव्यू रहता है, तो आपका 275 मार्क का इंटरव्यू रहता है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है जिसमें आपका मेंस के 7 सब्जेक्ट्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स को टोटल करके 2025 टोटल मार्क्स में से आपने जितने मार्क्स पाए हैं उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। ठीक है, तो इसमें से मैंने जो 796 वैकेंसी की बात की, वो वैकेंसी आपकी फुलफिल हो जाएगी। और इसमें सक्सेस रेशियो किसी ने पूछा है अभी, ऑप्शनल सब्जेक्ट का कौन से हाई होता है? ऐसा है कि हर ऑप्शनल सब्जेक्ट का अपना फायदा अपना नुकसान है। हर ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर ऐसा है कि कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत स्टैटिक पोर्शन के होते हैं, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी है तो वो स्टैटिक पोर्शन के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। कुछ डायनामिक होते हैं, जिसे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ओके, किसी ने पूछा है हमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं? हाँ जी,
हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेज आपको वापस एक बार दिखा देते हैं, कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। तो ये वाले ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, आप ले सकते हैं। ऐसा है आप कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लीजिए, अगर आपकी उसमें ग्रिप है तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत सही से निकल पाएगा। जैसा मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं कि भाई ऑप्शनल सब्जेक्ट वो लीजिए जो आपका बेस्ट हो, ठीक है। मार्क्स का उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी लैंग्वेज में लीजिए, आप कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लीजिए, अगर आप अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया से आपके मार्क्स आएंगे। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं कि इसके मार्क्स ज्यादा आते हैं या उसके मार्क्स ज्यादा आते हैं, ठीक है। ये सारा टेंशन आप निकाल दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू के बाद अब हम कैसे इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, तो ये हमारा प्लान रहेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स, ये 9 सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। सिर्फ प्रीलिम्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट, तो हमने जैसे देखा वो पेपर 2 मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन, वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए रहेगा। और कौन से सब्जेक्ट है जो सिर्फ मेंस के लिए काम के हैं, जैसे हमारा रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश का जो पेपर है, ओके। उसके अलावा ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल सब्जेक्ट ये सिर्फ मेंस के लिए है। आप एक बार इन विषयों को देख लीजिए। किसी ने प्रश्न पूछा है कि क्या आप हिंदी लैंग्वेज में भी प्रिपरेशन करवाते हैं। ऐसा है कि हम इंग्लिश, हिंदी, गुजराती तीनों लैंग्वेज में प्रिपरेशन करवाते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है नॉलेज और कंटेंट। जैसे आप अभी मुझे समझ पाए हैं, हमारे क्लासेस भी ऐसे ही समझेंगे हम लोग, ठीक है। अभी ये सेशन हम खत्म करते हैं, आप 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। 15 मिनट के ब्रेक के बाद हम यही से आगे शुरू करेंगे। मैं आपको 15 मिनट में 11 o'clock को वापस अपना आईडी दूंगा, तो आप उसमें मेरे साथ वापस जुड़ सकते हैं। तब तक आपने जितनी चीजें हैं उनको आप सोचिए और इसके ऊपर हम वापस क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, आप अपने अपने क्वेश्चन, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं इस चीज का। ऐसा है कि वी स्टार्टेड विथ इंट्रोडक्शन टू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। क्यों सिविल सर्विसेज को चुनना है उसके बारे में हमने बात की थी। जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज जो काम कर रहे हैं अलग अलग हिस्सों में, देश में, गुजरात में या अपने डिस्ट्रिक्ट में, जिले में, उनके बारे में बात की। यूपीएससी कहाँ है, क्या बिल्डिंग है, कैसे लोग क्या करते हैं, वो सब हमने एक बार रिकैप किया। कितनी अलग अलग सर्विसेज के लिए हम लोग परीक्षा देने वाले हैं उसके बारे में हमने बात की। इसके अलावा क्यों और कैसे इसका लेवल इतना टफ है उसके बारे में हमने बात की। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 21 साल और ग्रेजुएशन की हमने बात की। फिर एज और अटेम्प्ट लिमिट की हमने बात की थी। कब प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, तो हमने बात की थी कि भाई 12वीं कक्षा आप पास कर लेते हो उसके बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहता है उसकी हमने बात की कि 3 स्टेज में पूरा एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद प्रिलिमिनरी एग्जाम के 2 पेपर आते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, उसकी हमने बात की, चर्चा की। कौन कौन से अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं उसकी हमने बात की। 2-2 घंटे के 2 पेपर रहते हैं, 200 मार्क्स के। उसके बाद प्रीलिम्स से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीज कि भाई पहला पेपर जो रहता है वही कॉम्पिटिटिव पेपर है, दूसरा सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर रहेगा। कितना टारगेट रखना है उसकी बात की। उसके बाद मेन एग्जामिनेशन के अंदर कुल मिलाकर 9 पेपर रहते हैं, जिसमें से 2 पेपर क्वालिफाइंग और 7 पेपर के मार्क्स गिने जाएंगे।
ये है वो 7 पेपर जिसके मार्क्स गिने जाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा अहमियत रखता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। कितने घंटे के पेपर होते हैं, कौन सी भाषा में आप ये पेपर लिख सकते हैं, उसकी हमने बात की कि हम हर एक भाषा के अंदर पेपर लिख सकते हैं। ठीक है, कोई बाध्य नहीं है कि भाई इंग्लिश या हिंदी में ही लिखना है। उसके बाद कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट हम चुनना चाहेंगे, उसके ऊपर हमने बात की। तो अगेन ये चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि आपका ग्रेजुएशन कुछ कोई भी फील्ड में हुआ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट वो होना चाहिए जो आप दिन रात पढ़ सकते हो और जिसमें आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो, जिसके बारे में आपको ज्ञान है। फिर एक सवाल उठा था कि भाई ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा स्कोरिंग होता है। ऐसा है कि हर ऑप्शनल सब्जेक्ट स्कोरिंग है वो निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करते हैं और उसमें आप कितना अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो एक चीज जो आपके मन में है कि भाई आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी वाले लोग ही पास करते हैं, वो सारी चीज आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा कि भाई अंग्रेजी भाषा जिसको आती है वही लोग कर सकते हैं, ये भी चीज आप दिमाग से निकाल लीजिए, क्योंकि ऐसा भी कुछ नहीं है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चाहे उसमें आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो कभी ज्योग्राफी का ऑप्शनल सब्जेक्ट लोग ज्यादा चूज करते हैं, कभी पॉलिटिकल साइंस का, कभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, कभी हमने देखा है कि लिटरेचर के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में ज्यादा मार्क्स आते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट बेस्ट है वो आपके हाथ में है, आप जिसको चूज करेंगे उसको आप बेस्ट बना सकते हैं। तो इस में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई यही वाला ऑप्शनल सब्जेक्ट हम लेते हैं क्योंकि हर कोई ले रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने ऑप्शनल सब्जेक्ट का लिस्ट बताया था, इंटरव्यू की बात की थी, दिल्ली में कंडक्ट किया जाता है, और अंत में हम लोग हमारी संस्था का जो प्लान है उसके बारे में बात कर रहे थे। अब कुछ प्रश्न ले लेता हूं, जैसे क्या फिजिकल फिटनेस की जरूरत रहेगी। तो जी हाँ, ऐसा है कि आपका जिस दिन इंटरव्यू होता है दिल्ली में, उसके नेक्स्ट डे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसके अंदर बेसिक चीजें आपकी टेस्ट की जाती है कि भाई आपका बीपी वगैरह ठीक ठाक है, आपका ब्लड शुगर वगैरह ठीक ठाक है, आपकी आई साइट वगैरह ठीक ठाक है। तो एक दिन का इंटरव्यू के बाद मेडिकल टेस्ट रहता है। फिजिकल फिटनेस जैसे कि भागना और वो सब चीजें नहीं टेस्ट की जाती है यूपीएससी में। ठीक है, हम जिस एग्जाम की बात कर रहे हैं उसमें रनिंग वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। यूपीएससी और भी एग्जाम्स कंडक्ट करती है, उसमें ये सब फिजिकल फिटनेस की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कंबाइंड डिफेंस सर्विस करके एक एग्जाम है जो कि मिलिट्री के लिए है, आर्म्ड फोर्सेस के लिए है, तो वहां पर फिजिकल फिटनेस देखी जाती है। सीएपीएफ की एग्जाम है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, तो वहां पर फिजिकल फिटनेस देखी जाती है। हम जिस एग्जाम की बात कर रहे हैं वहां पर सिर्फ प्राइमरी मेडिकल चेकअप किया जाएगा, और अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। एक और प्रश्न आया है कि भाई सर, द पोस्ट विच वी विल गेट वुड बी डिसाइडेड बाय, मतलब हमको कौन सी पोस्ट मिलेगी। तो ऐसा है भाई कि जो भी अच्छा रैंक लाएगा, देखा ये जाता है कि वो आईएएस है, आईएफएस है, आईपीएस है, आईआरएस रेवेन्यू सर्विसेज है, इनका चुनाव पहले करता है। तो आईएएस वो सर्विस है जो सबसे पहले भर जाती है, उसके बाद इंडियन फॉरेन सर्विस भर जाती है, उसके बाद इंडियन पुलिस सर्विस और रेवेन्यू सर्विस भर जाती है। ट्राई करिएगा कि आप टॉप 100 के अंदर रैंक लाने की कोशिश करें। ठीक है, किसी ने पूछा है भाई इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स। जी हाँ बिल्कुल, हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाते हैं। हम प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन करवाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में भी हम इंटरव्यू में ऐसा है कि एक पैनल बिठाते हैं जो कि रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस वगैरह ऑफिसर्स रहेंगे, और उन्हीं के साथ आपका मॉक इंटरव्यू करेंगे हम लोग। तो हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव ए टू जेड प्रिपरेशन करवाते हैं। कमिंग बैक टू हमारा करियर फर्स्ट का प्लान, हम हर एक सब्जेक्ट्स करवाते हैं यहाँ पर, और
एक के बाद एक हम सब्जेक्ट्स करवाएंगे। ऐसा नहीं कि एक ही हफ्ते के अंदर पहले दिन हिस्ट्री होता है, फिर मान लो इकोनॉमिक्स होता है, ऐसा नहीं। हम करते हैं वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। एक सब्जेक्ट आप पकड़िए, उसको पूरा कीजिए, पूरा करने के बाद दूसरे सब्जेक्ट पे आइए, उसको पूरा कीजिए, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, इतने सब्जेक्ट्स रहेंगे जो हम आपके कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ A to Z प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों के लिए करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों के प्रश्न है कि सर आपका पास्ट रिजल्ट क्या है। मेरे पास्ट रिजल्ट में ऐसा है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, कि मैं 2 बार इंटरव्यू तक पहुंच चुका हूं, लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें कुछ मार्क्स से रह गया था, ऐसा है। तो ऐसा है, एक और अटेम्प्ट मैं दूंगा और उसमें आई ट्राई कि अपना इंटरव्यू भी क्लियर हो जाए। अकेडमी का प्रीवियस रिजल्ट में ऐसा है कि हमारे यूपीएससी में एक बंदे ने कंप्लीट क्लियर किया है 2 साल के लिए, और जीपीएससी में हमारे 15 to 20 स्टूडेंट्स हैं जिसने क्लियर किया हुआ है। क्योंकि ऐसा है कि संस्था को अभी 3 साल हुए हैं, आप समझिए कि 1 साल से 2 साल हम प्रेपरेशन करवाते हैं, नेक्स्ट साल जब बंदे प्रिपेयर करके एग्जाम देते हैं तो 1 और साल हो जाता है। तो जब से हमने एकेडमी शुरू की है, हमारा एक बंदा है जिसने यूपीएससी क्लियर किया है और 2 बार उसको क्लियर किया है, वो पोस्टेड भी है। जब भी जरूरत रहेगी तो हम आपको उनके संपर्क में लाएंगे, उनका भी एक लेक्चर आपके लिए ऑर्गेनाइज करवाएंगे ताकि आपको वो लाइफ आफ्टर यूपीएससी के बारे में भी बता पाए। अब यूपीएससी और जीपीएससी, क्या ये दोनों चीजें डिफरेंट है? जी हाँ, डिफरेंट है। मैं बस उसी के ऊपर आ रहा हूं। एक और बंदे ने क्वेश्चन पूछा है कि भाई जो सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट करवाते हो उसका बुक में लिखवाते भी हैं क्या? ऐसा है कि हम जब क्लास में एक सब्जेक्ट करवाते हैं तो उसको पहले समझाते हैं, हम बोर्ड के ऊपर भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं, उसके बाद हम आपको बुक में भी लिखवाते हैं, और उसके बाद हम उसका मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। तो हम आपको A to Z कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करवाएंगे।